बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज हम आपको बताएंगे कि रेकोडेक की असल कहानी क्या है, जो हुकूमत पाकिस्तान को कम अज़ कम 6 बिलियन का जो जुर्माना किया गया है और हुकूमत ने इसको अदा करना है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है कि देखे कि ये मसला क्यों दरपेश हुआ और इतना भारी जुर्माना पाकिस्तान को क्यों आयद किया गया। इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अबलाग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको बर वक्त खबरें और अच्छे तज्जिए, अछूते तज्जिए आपको मिलते रहें। हम बात कर रहे थे रेकोडेक मंसूबे की। रेकोडेक मंसूबा क्या है, ये क्यों कैंसिल हुआ और फिर पाकिस्तान को क्यों जुर्माना हुआ। ये अरबों खरबों रुपए का मंसूबा था। इसमें 2 लाइसेंस होते हैं, एक एक्सप्लोरर के और दूसरा डिगिंग का। जब टीसीसी टेथियान कंपनी पाकिस्तान आई और यहाँ पर वो मंजूर हुई सारे प्रोसेस से गुजरकर, तो उसको एक एक्सप्लोरर का जो है वो लाइसेंस दे दिया गया। उसने काम शुरू किया और जब काम शुरू करने के बाद वो वहाँ तक पहुँची जिन ज़खायर को तलाश किया जाना था कि उन ज़खायर को उसने निकालना है, फिर वो गई दूसरा लाइसेंस लेने के लिए, तो उस वक्त हुकूमत ने उसे वो लाइसेंस देना जो है इनकार कर दिया, महज इस वजह से कि हुकूमत की आंखें चकाचौंध हो गई कि यहाँ तो इतने बड़े ज़खायर हैं जो सोने के वो मौजूद हैं, हम क्यों कर और कैसे दे सकते हैं। बस यहीं से वो कहानी शुरू हो गई। अब बात यह है कि इतना बड़ा अरबों खरबों से भी ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें से पाकिस्तान को ही मिलना था, उस कंपनी को ही मिलना था और बैरूनी दुनिया से तमाम सौदे और वो चीज़ें भी होनी थी और पाकिस्तान ने माला माल भी होना था। मगर अब अलमिया क्या है हमारे निज़ाम का, ये अब अलमिया देखें कि वहाँ पर बलूचिस्तान हुकूमत ने ये कहा कि ये इतना 100 सफ़ों का इतना लंबा मंसूबा है, इसे तो हमारे पास कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। और उस पर साइन किसके थे? एक डिप्टी सेक्रेटरी के। अब आप ये बताएं कि क्या हमारा लेवल था और मंसूबा किस लेवल का था। वो हुए और फिर वो केस आगे चलता गया, आगे चलते चलते वो अदालत उज़्मा में चला गया। जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस वक्त वहाँ पर चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हमारी उनसे बहुत अच्छी यादल्ला भी है। अब तो उन्होंने पीजेडीपी के नाम से एक सियासी पार्टी बना ली है और वो या 1 यूनिट एजेंडे के भी हामी है, ताकि मुल्क में सदारती निज़ाम हो और वो सदारती निज़ाम की खुलकर हिमायत भी करते हैं और उनकी पार्टी का मंशूर भी है। बहरहाल बात हम कर रहे हैं रेकोडेक की कि जब वहाँ गया तो वहाँ पर उन्होंने उसे बैक जुम्बिश कलम जो है वो मुस्तरद कर दिया और फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़, और कंपनी ने को वहाँ से अपना सारा सिलसिला वाइंड अप करने के बाद जाना पड़ा और वो मंसूबा वहीं रुक गया। और फिर वो कंपनी बैनुल अक़वामी अदालत में गई, जहाँ से उसने केस जीता और आज पाकिस्तान को वहाँ पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। अब अगर हम देखा जाए कानूनी और आइनी तौर पर, तो जो जज का फैसला होता है या सुप्रीम कोर्ट का, वो हतमी होता है, उस पर कोई दूसरी राय नहीं होती। मगर हम सियासी तौर पर इसको ज़रूर हम बहस कर सकते हैं कि इतना बड़ा मंसूबा था तो फिर क्यों ऐसा किया गया। होना ये चाहिए था कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको उसी फोरम पर भेजती जहां से ये आया था कि हुकूमत देखे और वही फैसला करे इसका। मगर उन्होंने अपने फैसले किए, जैसे कि एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए चौधरी एतजाज़ हसन ने कहा कि जिस वक्त अदलिया बहाली की तहरीक चली और उसमें जब था कि रियासत माँ जैसी होगी, उसमें हमने जब इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराया, जब वो बहाल होकर आए तो हमारा, मेरा और वकला का और दूसरों का जो भी एजेंडा था वो इफ्तिखार चौधरी लेकर नहीं निकले, वो अपना ही एजेंडा लेकर चले। उनका अपना एजेंडा था जिससे हम राज़ी नहीं थे, लेकिन वो चीफ जस्टिस थे, जब वो बैठते थे उनका अपना एजेंडा होता था, अपने मसाइल होते थे। हमसे उनसे कई दफ़ा हमारे इख्तलाफात भी हुए और शायद हमें इल्म है यहाँ तक कि जब से इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए उसके बाद एतजाज़ हसन जो है, एतजाज़ हसन उनके सामने उस तरह से पेश नहीं हुए किसी
کیس میں، ایسے خاص کیس میں جو کہ قابل ذکر ہو، اور یہی ایک بنیادی اختلافات تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ان سے اختلافات تھے اور وہ اس طرح کا ایجنڈا لے کر نہیں چلے جو ہم چاہتے تھے، اور بعض اوقات انہوں نے کچھ ایسے فیصلے بھی کیے۔ بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی ایک علیحدہ سی ڈبیٹ ہے کہ ہم افتخار چودھری کے دور کے مقدمات کو لیں اور ان پر پھر ہم ڈبیٹ کریں اور پھر ہم دیکھیں کہ اس کے کیا دور رس نتائج تھے۔ بہرحال جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا جو ان کے دور کی عدلیہ چلی، اس کے بعد ہی اس کے اثرات آج تک وہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ریکوڈک کمپنی کی وجہ سے ہمیں بے تحاشا نقصان ہوا، پاکستان کو بے انتہا نقصان ہوا۔ اب وہ جرمانہ عائد کرے گی، جرمانہ۔ اب اس کا اصل حل کیا ہے؟ اس مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں جرمانہ بھی نہ ادا کرنا پڑے، معاملات بھی چلیں؟ اگر ہم چین کی طرف دیکھتے ہیں، دیگر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ عدالت نے، جو عالمی عدالت ہے جہاں اس کمپنی نے ٹی سی سی نے کیس کیا تھا، وہ وہاں سے جیت گئی ہے۔ اب حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے دوبارہ اسی کمپنی سے رجوع کرے، اس کا ٹھیکہ جو ہے، جو بھی کانٹریکٹ ہے اس کو رینیو کرے اور دوبارہ سے اسی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا جائے، اور وہی ایکسپلور کرے اور وہی تلاش کرے اور وہی نکالے، تو وہ تو شاید پھر بھی وہ کمپنی جو ہے راضی ہو جائے گی، اور اس طرح کوئی دوسری کمپنی بین الاقوامی سطح سے آ کے یہاں پر اس طرح کام نہیں کر سکتی۔ جو ٹی سی سی کمپنی ہے وہی آ کر اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ جو اس نے کمیٹی بنائی ہے، وزیر اعظم نے، کپتان نے، اس کی ذمہ داری لگائے کہ وہ ان سے رابطہ کرے، انہیں بلائے، ان سے نیگوشیٹ کرے، بجائے جرمانہ ادا کرنے کے انہیں ہی یہ موقع دیا جائے، اور پھر اپنے اداروں کو جو اس میں انوالو ہوتے ہیں انہیں متنبع کر دیا جائے کہ بھئی اب یہ دوبارہ ٹھیکہ دینے ہیں، اتنا بڑا جرمانہ حکومت پاکستان کہاں سے پے کرے گی؟ پہلے ہی معاشی طور پر کسوہ پرسی کی حالت میں ہے، انہیں پابند کریں کہ وہ کوئی اس میں ایسی ہچ نہ کریں جس سے مسائل اور معاملات رکاوٹ ہوں۔ معیشت ہماری بالکل وینٹیلیٹر پر پہنچی ہوئی ہے، سیاسی حالات بھی ہمارے وینٹیلیٹر پر ہے، ہر چیز وینٹیلیٹر پر ہے، قوم بیچاری ویسے سسک رہی ہے مہنگائی سے، اور اوپر سے اتنا بھاری جرمانہ ادا کرنا، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا کپتان کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو اس انداز سے ٹیکنیکل طور سے دیکھے کہ جس کمپنی نے کیس کیا ہے اسی سے رابطہ کریں، اسی سے رابطہ کر کے نیگوشیٹ کریں، نیگوشیٹ کر کے جو بھی پرابلمز ہیں ان کو حل کیا جائے، اس کو ہی دوبارہ رینیول کر کے اس کو ہی کانٹریکٹ دیا جائے اور وہی کام کرے، تب ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔